बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि सरकार की योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता है। यानी सरकार की तरफ से आप किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से पोर्टल हैं या फिर वेबसाइट्स हैं जिनसे जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं। आज सरकार आपके साथ में हम बहुत ही अनूठे विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी देंगे आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। कैसे हमारे समुद्र की जैव विविधता से जुड़कर इससे हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इसे किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है। आइए जानते हैं सबसे पहले इस विषय के बारे में हमारी इस योजना के सार में। सरकार मछली पालन क्षेत्र में समग्र रूप से बदलाव लाने और देश में नीली क्रांति के जरिए आर्थिक उत्थान और समृद्धि लाने के लिए हमेशा अग्रसर रही है। इसी क्रम में सरकार अब कृत्रिम चट्टान परियोजना के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने केरल के विझिंजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद मछली भंडार को बढ़ाकर स्थानीय मछली पालक समुदाय की आय को दोगुना करना है। बता दें कि कृत्रिम चट्टानें एक तरह का इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास और सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और आवास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। दरअसल कृत्रिम चट्टानों को बनाने से कई फायदे होते हैं। ये चट्टानें मूंगे, शैवाल और प्लवक जैसे समुद्री जीवन को जुड़ने और बढ़ने के लिए एक कठोर सतह प्रदान करती हैं। कृत्रिम चट्टानें सजावटी मछली पालन, स्नॉर्कलिंग, इको पर्यटन, गोताखोरी और टकराव को कम करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनाने में मदद करती है। कृत्रिम चट्टान संरचनाएं निकट तटीय क्षेत्रों में नीचे की ओर मछली पकड़ने को नियंत्रित करती हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और छोटे मछुआरों को अधिक मछली पकड़ने में मदद मिलती है। मछली पालन में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने 126 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम चट्टान इकाइयों को मंजूरी भी दी थी। बता दें कि इस बार के बजट भाषण में भी मछली पालन को लेकर कई तरह की घोषणाएं की गई। बजट भाषण में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देने, नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन, 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू करने की बात कही गई। दरअसल सरकार का लक्ष्य मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। मछली पालन के क्षेत्र में सरकार के इन तमाम प्रयासों से न सिर्फ इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
योजना के सार में अभी आपने विस्तार से जाना इस विषय के बारे में, यानी आर्टिफिशियल रीफ्स। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से और विस्तार से समझेंगे इस विषय को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं आर्टिफिशियल रीफ्स के बारे में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें और चलते हैं विशेषज्ञ के पास। और आइए जानते हैं विशेषज्ञ से आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, इसके पीछे की सोच क्या है, इसके लाभ क्या है। नीतू प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं मत्स्य पालन विभाग में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल रीफ के पीछे की सोच क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे किस तरह के लाभ होते हैं? अंजू जी, आपको पता ही होगा कि आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोस्टल एरिया में फिशिंग करते हैं, लाइवलीहुड के लिए करते हैं, तो फिश थोड़ी सी उनकी जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, पोर्ट बनते हैं, कुछ और सिविल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, टूरिज़्म होता है। तो वो सब की वजह से जो कोस्टल का इकोसिस्टम है और फिश का जो नंबर होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत पहले से ही जनरली कोस्टल एरिया में ये एक प्रावधान रहा है कि आर्टिफिशियल रीफ बना करके उसमें एक नेचुरल इकोसिस्टम की तरह हम फिश और दूसरे जो भी उनके आसपास के फिश, जो समुद्र के शैवाल होते हैं या समुद्री घास होती है या समुद्र के जो दूसरे पौधे और जीव होते हैं, वो सारे एक सिस्टम में रहते हैं। तो उसको हम आर्टिफिशियल रीफ की तरफ से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आर्टिफिशियल ये रीफ्स होती हैं जो एक तरह की संरचनाएं हैं जिन्हें हम समुद्र के अंदर बनाते हैं, और मकसद ये है कि एक इकोसिस्टम जो बीच में थोड़ा बिगड़ा उसे फिर से स्थापित किया जाए। ये जो प्राकृतिक तौर पर होती हैं उससे कैसे भिन्न है? आपने बहुत सारे फिल्मों में या फिर टीवी में, और मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगी, फाइंडिंग नेमो एक बड़ी बच्चों की पॉपुलर मूवी आई थी, तो उसमें देखा होगा कि जैसे हम पृथ्वी के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी समुद्री मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु और बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जैसे उनके घर के आसपास होते हैं, वैसा ही वो बनाकर रहते हैं। ये जनरली वहाँ की जो प्राकृतिक संरचना होती है, चट्टान होती है या फिर समुद्र के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड द सी बेड, उसमें उनका वो पूरा संसार बसा हुआ होता है। तो ये सारी जो प्राकृतिक संरचना होती है उसमें उनका जो अब ब्रीडिंग होता है, उनके अंडे देने की या फिर उनके रहने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सेम थिंग हम लोग समुद्र के पास कोस्टल एरिया में, नियर कोस्टल एरिया में स्थापित करने की कोशिश करते हैं और आर्टिफिशियली करते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होती है वो कंक्रीट होती है, इसलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल रीफ। तो उसमें भी हम छोटे छोटे होल्स और इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मछलियाँ सोचें कि ये उनका नेचुरल घर है, जो जैसे वो प्राकृतिक संरचना में रहती है, वैसे ही वो चट्टानों के पास आकर के अंडे देने के लिए उनको सेफ लगता है। और वो वहाँ पर एक पूरा धीरे धीरे उसकी जो चट्टानें होती हैं उसकी दीवारों पे सी ग्रास आ जाती है, शैवाल आ जाते हैं, तरह तरह के प्लांटन्स आते हैं, जू प्लांटन्स आते हैं, जो कि मछलियों के खाने के लिए और उनकी वृद्धि के लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह उनका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैम आपने बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, संरचनाएं होती हैं, और मकसद यही है कि मछलियों के लिए ये सुगम हो, जो एक अपने आप में सिस्टम बने। तो ये किस तरह की संरचनाएं होती हैं और कैसे इन्हें तैयार किया जाता है? अंजू जी, आपने बहुत ही सही बात कही, क्योंकि हम जब भी किसी नेचर के साथ जाके छेड़खान करते हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक अच्छी चीज़ होने की बजाय उसके गलत परिणाम हो जाएं। तो जब भी आर्टिफिशियल रीफ स्थापित किया जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, उसके पीछे
बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक तो जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका जो वॉल्यूम है और जो उसका वेट है, डेंसिटी है, वो हमें इस एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना पड़ता है। वो इतना ही भारी होना चाहिए कि जो समुद्र की तरंगे आए और या फिर बहुत ज़्यादा कुछ टर्बुलेंट हो, सी टर्बुलेंट हो, तो वो नीचे ना धंस जाए। बिकॉज अगर वो नीचे धंस गया तो फिर वो अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद हम उसको फिर बाहर भी नहीं निकाल सकते और उसकी जो प्रयोजन है जो उसका वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि जो उसके होल्स वगैरह होते हैं वो जब हम उनको देखते हैं कि वो भर नहीं जाए, तो जहाँ पे बहुत सेडिमेंट होता है या समुद्र के नदियाँ के जो मुख होती हैं जहाँ पे समुद्र से वो मिलती हैं, उस जगह पे जनरली हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं रखे जाएं, नहीं तो सेडिमेंट से वो होल्स भर जाएंगे, तो फिर वो मछलियाँ वहाँ पे अंडा देने के लिए या फिर वो उस जगह पे सेफ्टी जो उनको मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। और तीसरी बात, जब भी हम स्थापित करते हैं तो जो कोस्टल कम्युनिटी होती है उनको समुद्र के बारे में बहुत नॉलेज होता है और ये भी देखना होता है कि उनकी जो रेगुलर जो उनका फिशिंग का रूट है उसके आसपास नहीं पड़े, तो नहीं तो एक तरह से हम उनको हेल्प करने के लिए करें कि और मछलियाँ आए और मछलियाँ पैदा हों, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, तो इस हिसाब से जो उनका लाइवलीहुड है वो अफेक्ट ना हो। दूसरी बात, जो वेसल्स हैं, सी के जो बड़े बड़े वेसल्स हैं उनके भी चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स पे नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे टेक्निकल बातों को देखते हुए फिर ये उस जगह पे स्थापित किया जाता है जिससे कि वो दे शुड बी एज गुड एज नेचुरल स्ट्रक्चर्स। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के इन्हें वहाँ पर स्थापित किया जाता है और उनकी संरचना पर भी ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हम आर्टिफिशियल रीफ्स की बात कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या जो समुद्र की जैव विविधता है उसे संरक्षित करना है या फिर मछली पालन को एक नया आयाम देना है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मछली पालन है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्वाकल्चर। जब हम कृत्रिम रूप से ज़मीन के ऊपर मछलियों को पालते हैं इन वेरी कंट्रोल सिचुएशन, हमारा इसमें यही है कि जो मछलियां हैं उनको हम एक बहुत ही नैसर्गिक, वेरी नेचुरल एनवायरनमेंट दें, जो उनके समुद्र में जो उनके घर होते हैं, छोटे छोटे खो होते हैं और प्राकृतिक उनकी संरचना होती है, पेड़ पौधे जो कि उनको अपनापन जिससे लगता है और जो उनके लिए एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स भी क्रिएट करते हैं, वो सेम स्ट्रक्चर अगर हम दूसरी जगह ज़्यादा संख्या में लाएं तो जो मछलियां हैं वो वहाँ पर अंडे देंगी। एंड वो उसमें कोई एक एक्वाकल्चर नहीं है, वो हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ जो मछलियों को जो ब्रीडिंग प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको वो सेफ्टी लगे। खो में मैंने बताया कि सेफ्टी होती है, बड़ी मछलियां आकर के वो उनके अंडे नहीं खा सकती हैं, तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें कि वो सेफ फील करें और उनके नंबर बढ़े। मेन पर्पस मैं बोलूँगी कि आर्टिफिशियल रीफ का यही है कि जो हमारा फिश स्टॉक है, जो भी समुद्र में स्पेशली कोस्टल एरिया में जो फिश स्टॉक है वो नंबर बढ़े, जिससे कि हमारे फिशरमैनों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े डीप सी में फिशिंग करने के लिए। एक तो इससे फ्यूल भी की सेविंग होगी, दूसरी उनकी सेफ्टी भी बढ़ेगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दूर इनसाइड सी नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जब हम आर्टिफिशियल रीफ लाते हैं तो हमारे दिमाग में रहती है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी, यहाँ पर मैम ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या समुद्र, जैसे आपने बताया कि मछुआरों को या फिर मछली पकड़ने के लिए बहुत आगे ना जाना पड़े, तो क्या इनको हम जो शैलो वाटर है, जो इस तरह की कोस्टलाइन है जहाँ पर बहुत डीप वाटर शुरू से नहीं है, वहाँ पर इसका ज़्यादा फ़ायदा है या फिर हम डीप सी में भी इन्हें करते हैं? आर्टिफिशियल रीफ का जो मेन है वो कोस्टल में ही होता है, वो बहुत डीप सी में नहीं जाते हैं, शैलो वाटर में ही होता है। इनकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है और जो उनकी वॉल्यूम वगैरह भी है वो भी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं बिकॉज बहुत डेंस भी हो गया तो एक वो फिर नेचुरल सिस्टम के साथ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एक आइडिया हमारा ये भी है कि जब हम आर्टिफिशियल रीफ लगाएं तो हम उसको करीब 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ तक लगातार भी अगर एक लाइन की तरह लगाएं तो वो एक नेचुरल सिस्टम बनेगा, कंटिन्यूटी रहेगी और वहाँ पे फिश स्टॉक की बहुत ज़्यादा तादाद रहेगी और उस पूरे एरिया की जोनिंग और मैपिंग करके हम दूसरी एक्टिविटीज़ को जो कि उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं उसको किसी और जगह पे अलॉट कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिशरमैन को पता है कि अच्छा ये यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं, तो एक हमारे सर्वे के हिसाब से किसी जो पास के गांव है उस की करीब 100 फिशिंग बोट को ले करके और ऑलमोस्ट लाइक 150 फिशरमैन 200 फिशरमैन को भी ये आराम से लाइवलीहुड कर सकती है। और सिर्फ उस गांव के नहीं, पास वाले नेबरी विलेज वालों को भी करीब 50 फिशरमैन को ये एडिशनल फिशिंग की
लाइवलीहुड प्रदान कर सकती है। इसमें मैम किस किस तरह की फिशेज होते हैं, किस तरह की कैरेक्टर की मछलियाँ होती हैं? क्या बड़े आकार की होती हैं, जैसे कॉर्बी एक मछली होती है, बड़ा साइज हो जाता है उसका, या फिर छोटे या ऑर्नामेंटल फिशेज होती हैं? किस तरह के फिशेज इसमें होते हैं? ज़्यादा फिशेज जो इसमें होती हैं, मैंने कहा कि बहुत शैलो नहीं होती हैं, तो वो जो सरफेस पे होती हैं उस तरह की फ़िश होती हैं। बट कुछ फिशेज जो क्योंकि ये बेड पे होते हैं तो पेलाजिक फ़िश भी होती हैं, और जो मिड शेल्फ वाली होती हैं, तो तीनों तरह की, सरफेस, मिड शेल्फ एंड पेलाजिक, तीनों तरह की होती हैं। क्योंकि कोस्टल वाटर में हम जाते हैं तो अगर सी से थोड़ा सा अंदर जाएं शैलो पे, तो बेड के पास फिर तीनों स्ट्रक्चर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका सी बेड आया थोड़ा सा 150-100 मीटर जाने के बाद, तो ऑल 3 टाइप ऑफ फिशेज आर देयर, बट मेनली इट्स सरफेस फिश। सरकार की तरफ से किस तरह इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या कोई योजना है? क्या आम लोगों की भी इसमें भागीदारी किसी तरह की हो सकती है, या फिर ये प्योरली गवर्नमेंट का एक स्टेप है? फ़िलहाल तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ही किया हुआ स्टेप है, बिकॉज हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग ने एक काफ़ी दूरगामी सोच के तहत ये निर्णय लिया कि जब हमें अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल वे में फिशरीज सेक्टर को डेवलप करना है, तो फिश स्टॉक का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ फिशिंग ही नहीं करनी है, फिश पकड़ने के साथ वो फिश को भी नंबर हमेशा मतलब एक सस्टेनेबल बेसिस पे रखना है, जिससे कि वो उनकी संख्या कम नहीं हो। तो ये फिशरमैन को कंटिन्यूअस लाइवलीहुड देता रहेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मत्स्य विभाग ने 2023 में ये आर्टिफिशियल रीफ का कॉन्सेप्ट लाया। मार्च में सारी हमारे डिस्कशंस वगैरह शुरू हुई, जुलाई तक सर्वे वगैरह शुरू हुए। मैंने बताया कि आपको टेक्निकल बहुत देखना पड़ता है, तो हमारे एफएसआई और मेनली सीएमएफआरआई के साइंटिस्ट सारे स्टेट्स में गए, वहाँ पे सर्वे किया, बताया उनको, लोकल फिशिंग कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन हुई, उनके पूरे विचार लिए गए कि आपके लिए है ये। शुरू में कुछ उनको थोड़े से इनहिबिशंस भी थे कि हमारी कहीं लाइवलीहुड पे ये नहीं आया, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया, उनको समझाया गया, उनके हिसाब से फिर वो सारे आर्टिफिशियल रीफ की पूरी प्लानिंग की गई। और 17 जनवरी को केरला में फर्स्ट टाइम ये आर्टिफिशियल रीफ का इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च हुआ, और उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, हमारे विभाग के माननीय मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भी ऑनलाइन से भाग लिया। केरला में भी इसका लॉन्चिंग हुआ। सेकेंड महाराष्ट्र में 26 जनवरी को वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और अब बहुत सारे स्टेट्स, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स भी रेडी हैं, और जल्दी ही सारे स्टेट्स में भी ये सारे नंबर्स आने वाले हैं। हम लोगों ने टोटल 732 आर्टिफिशियल रीफ सैंक्शन किया है, मोर देन 230 करोड़ की आमद से। जी जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि प्राइमरीली ये मछली पालन नहीं है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक टिकाऊ मछली पालन या फिर इसको और उनकी संख्या बढ़ाना भी मकसद है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो कितना अभी आपको इसका प्रभाव देखने को मिला? हालांकि बहुत अभी नया ही है, लेकिन कुछ संकेत मिलने शुरू हुए इस दिशा में? आर्टिफिशियल रीफ मैंने बताया कि हम लोगों ने दूसरे देशों या फिर हमारी भी जो नेचुरल चलती रही है ये प्रक्रिया, बहुत ही मतलब मछुआरों को ये पता है कि अगर इस तरह की आर्टिफिशियल रीफ हो, उसमें मछलियाँ आती हैं, अंडे देती हैं, ये बहुत उनको, बिकॉज वो समुद्र से जुड़े रहते हैं, उनको सारी बातें पता रहती हैं। बट गवर्नमेंट के लेवल पे एक बड़े स्थाई पे इस तरह से बना करके एक स्ट्रक्चर उसको स्थापित करना एक बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तो अभी हमने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया है, उसका कुछ जो आप बता रहे हैं कि आउटकम वगैरह की ऐसी कुछ अभी हमने सर्वे नहीं की है, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल रीफ है ये बहुत ही प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक है, और बाकी बाहर के देशों में बहुत ही इसका प्रयोग हुआ है, स्पेशली जापान वगैरह में साइंटिफिक सर्वे हैं, रिपोर्ट्स हैं कि कैसे आर्टिफिशियल रीफ के इंस्टॉलेशन के बाद जो मछलियों की संख्या है वो दुगुनी और तिगुनी से भी ज़्यादा हो गई। प्रॉपर इसकी स्टडीज़ हैं, तो उस हिसाब के से हमारा भी इंडिया का भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोस्टल एरिया में फिश की स्टॉक बहुत बढ़ेगी और हमारे मछुआरे भाइयों को बहुत सारी मदद मिलेंगी। जी मैम, इसके अलावा क्या अन्य सेक्टर, खासतौर पर हम पर्यटन की बात करें तो उस पर भी इसे जोड़कर देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए ऐसे क्षेत्रों में, स्नॉर्कलिंग के लिए कई नए विकल्प सामने आ रहे हैं और लोग इसमें काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल रीफ्स की बात करते हैं तो क्या इससे पर्यटन को भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, और आपने बहुत ही मतलब एक मुद्दे की बात की है।
मुझे याद आता है मैं जब लक्षद्वीप में गई थी तो सेम स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे चट्टाने हैं और मछलियों के रहने की जगह है, उसमें वहाँ पे हमें बहुत सारे, ना सिर्फ मछलियाँ नहीं, बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिले, सी कुकुम्बर और तरह तरह की डिफरेंट स्पीशीज़ की मछलियाँ भी देखने को मिली। तो सेम जो हम जो प्रकृति में जो है उसको हम आर्टिफिशियल रीफ में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि मछलियाँ आएंगी, तरह तरह की मछलियाँ आएंगी, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स और जितने तरह के प्लांटन्स। समुद्र में तो इतने कलर होते हैं कि हमें एक्चुअली ऊपर पे भी उतने कलर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वो टूरिस्ट अगर एक बार जाना चाहे और स्नॉर्कलिंग की और स्क्यूबा डाइविंग की अगर फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी जाए तो ये बहुत ही अच्छी बन सकती है, कोई डाउट नहीं है उसमें। जी, इसमें सावधानी किस किस तरह की बरतने की आवश्यकता है? ये तो हमने बताया कि मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, एक पूरी तरीके से प्रकृति के साथ जुड़कर हम आगे चल रहे हैं। अगर हम आर्टिफिशियल कहने के लिए आर्टिफिशियल रीफ है, लेकिन कुछ सावधानियां भी होंगी क्योंकि समुद्र का अपना जीवन है, उसके अपने नियम है जो हमें शायद पता भी नहीं होंगे पूरी तरह से, तो वहाँ पे कुछ सावधानियां भी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से उसके गलत भी परिणाम हो सकते हैं। तो जब भी हम इस तरह की रखें तो हमें प्रॉपर स्टडी के साथ जो समुद्र में जैसी प्रक्रिया में वो नेचुरल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और जो भी आसपास वहाँ पे डेवलप हो रहा है इकोसिस्टम, उसको देखते हुए हूबहू वही उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो आसपास दूसरे इकोसिस्टम है वो हमें ध्यान रखने चाहिए कि डिस्टर्ब नहीं हो। लाइक अगर कोई आर्टिफिशियल हम रीफ रख रहे हैं तो उसको जो एक नेचुरल रीफ है उसके बिल्कुल पास रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आइडिया यही है कि ज़्यादा मछलियाँ हों। तो वहाँ नेचुरल रीफ में ऑलरेडी मछलियाँ डेवलप हो रही हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने की बजाय अगर हम थोड़ा बफर जोन रखें और दूर लेकर के जाएं तो अच्छा होगा। दूसरी बात, माइग्रेटरी फिश की भी अपनी एक साइकिल होती है और अपना एक रास्ता होता है। तो वो रास्ता भी हमें साइंटिफिक रिसर्च से हमें पूरी तरह पता है कि वो किस रास्ते से वो फिश आती है, तो वो रास्ता भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो कोस्टल कम्युनिटी है वो कोस्टल कम्युनिटी का पूरा पार्टिसिपेशन रहना चाहिए और किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हमें उनको ट्रस्ट में लेना चाहिए कि आपके लिए है, ये आपको मदद करेगी। तो जब वो एक बार इस स्कीम को ओन करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए है और मछलियाँ बढ़ेंगी, तो उनके सहयोग से ये जरूर सफल होगा। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि कोस्टल कम्युनिटी जो समुद्री तटों पर रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कई बार आशंका रहती है, तो कोई मैसेज भी आप देना चाहेंगी? सिंपल मेरा एक ही संदेश है मछुआरे भाइयों को कि ये आर्टिफिशियल रीफ बहुत सारे देशों में की जा चुकी है, मछलियों का बहुत नंबर बढ़ा है और भारत सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार के सहयोग से ये हम लोग सारे तटीय प्रदेशों में स्थापित करें और ये आपके लिए है। ये आर्टिफिशियल रीफ से फिश नंबर, जो मछली की नंबर है, संख्या बहुत बढ़ेगी। तो इसको आप अपना प्रोग्राम समझें और इसका सहयोग करें, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। आज हमने आर्टिफिशियल रीफ के बारे में सरकार आपके साथ में विस्तृत जानकारी ली और साथ ही एक मैसेज भी, एक संदेश भी है कि आर्टिफिशियल रीफ हमारे मछुआरों की बेहतरी के लिए ही है, समुद्र की जैव विविधता को और बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद अंजू जी। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको विस्तृत जानकारी दी आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सरकार आपके साथ फेसबुक पर जाकर सर्च करें और हमारे पेज को फॉलो करें। आप वहां भी मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, जिस पर कॉल कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नई योजना के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।